हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का प्रतिज्ञा परिवार में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज से हम गजानंद जी के आशीर्वाद से एक बहुत ही शानदार सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी विषय के संदर्भ में। ये 10 मिनट शो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आज से कंटिन्यू हिंदी से रिलेटेड अपन तथ्यों पर चर्चा करेंगे और डेली के 10 मिनट एवरेज के 10-12 मिनट अपनी क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत आपको जो वर्ड पावर वाली चीजें हैं, जो शब्दावली है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली है और इससे संबंधित तमाम हिंदी विषय के जो बिंदु है उनको अपन धीरे धीरे करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से लेके सिस्टमेटिक पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, करते हैं आज की सीरीज का आगाज वाक्यांश के लिए एक शब्द बिंदु के साथ। डेली के इस 10 मिनट शो में आप बहुत सारे शब्द सीखने वाले हो। मैं बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से लेके संपूर्ण हिंदी व्याकरण कंठस्थ होने वाले साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग है कि सर पर्यायवाची याद नहीं होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली याद नहीं होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद नहीं होते। जो मिली जुली चीजें हैं उनको भी अपन व्यवस्थित तरीके से लेके याद करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा साथियों, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। वाक्यांश के लिए एक शब्द को समझेंगे अपन। वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैं बात करूं, आपकी दिशाओं से संबंधित जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो दिशा से संबंधित कुछ तथ्य ध्यान रखने हैं। देखिए, मेजर दिशाएं अपने पास 4 होती है मित्रों। सबसे पहले आपके लिए उत्तर दिशा है, उत्तर के ऑपोजिट में आपकी दक्षिण दिशा है और इधर आपके लिए पश्चिम है, पूर्व है। बताइएगा। तो साथियों, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको आज से ध्यान रखना है पप्पू भाई को। पप्पू से ध्यान रखना है, इधर आपके पश्चिम दिशा है और इधर आपसे पू यानी पूर्व दिशा है। तो मैं मानता हूं अब पप्पू भाई की हेल्प से आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टम से लेके याद हो गई होगी साथियों। अब आइएगा इधर, ये तो थी आपके 4 मेजर दिशा। अब ये वाली दिशा आपके उत्तर पूर्व हो जाएगी और इधर अपन बात करेंगे तो ये आपके दक्षिण पूर्व हो जाएगी और इधर दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी आपके, और इधर ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी। मैं मानता हूं कि ये चीजें सभी दोस्तों के पहले से तगड़े तरीके से क्लियर है। यहाँ तक की ये तो 4 दिशा थी आपके और ये 4 आपकी उप दिशा होगी। अब जो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है उत्तर पश्चिम को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व को क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे और दक्षिण पूर्व को क्या बोलेंगे। तो आपको पता है साथियों, अगर दिशा का आपको ज्ञान नहीं है तो आप ये वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं कर पाओगे। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये वाली चीजें कहने का मतलब है दिशा के ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। तो ज्ञान के बिना, दिशा के बिना, तो बिना की जगह आपको ध्यान रखना है दिशा के बिना, दिशा के बिना। तो बिना आपका जो है ये तथ्य तगड़े तरीके से याद करवा देगा। ये बिना आपको ट्रिक ध्यान ही रखनी है, दिशा के बिना, दिशा के बिना। वी का अर्थ है मित्रों वायव्य। वी से क्या याद रखोगे, वायव्य। इधर आई से ध्यान रखना है आपको ईशान, और इधर मैं बात करूं तो न से एन से नैऋत्य ध्यान रखना है और ए से आपको ध्यान रखना है आग्नेय। अब आइएगा इधर, जब आपको एग्जामिनर ये चीज पूछेगा तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन जरूर मिलेंगे। ये चारों दिशाओं से संबंधित एक शब्द है और आपके ऑप्शन है ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। अब हो सकता है हमने तुरंत एक ही झटके में चीजें पढ़ी है, इनकी पीडीएफ भी आपको प्रतिज्ञा क्लास एज के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। निश्चिंत रहें, ये डेली 5:15 बजे रहने वाली क्लास है। देखिए मित्रों, एक बार आप वापस से लेके विना को ध्यान रख सकते हैं। विना, अब आओ इधर, हमारा प्रश्न है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। साथियों, ये उत्तर है और ये पश्चिम है और बीच में कौन है, वी। वी यानी वो इनमें से देखो आप, वी का कौन होता है साथियों, वायव्य होता है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा आपके लिए क्या रह जाएगी, वायव्य दिशा। वायव्य कौन मित्रों, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा की बात करें तो ये आपके दक्षिण है और ये आपके पश्चिम है। इसके बीच में एन, एन यानी नैऋत्य। तो इधर से अपन देखें तो कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य। हाँ, आपको ये ऑप्शन में विकल्प में सदैव मिलेंगे, तो आपको इन शब्दों को याद रखने की बजाय विना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, विना। तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपके नैऋत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा। आगे अपन बात करेंगे तो हमने वायु पढ़ लिया है, नैऋत्य पढ़ लिया है। अब अगला क्या है अपना, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। साथियों, ये आपका उत्तर है और ये आपका पूर्व है। अब आप देखो उत्तर पूर्व के बीच में कौन है, आई। आई यानी ईशान। आई से क्या ध्यान रखना है, ईशान। दिशा के ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। और अगर आपको ये विना ट्रिक याद हो जाती है तो फिर चुटकियों का खेल है। साथियों, आगे बात करो,
दक्षिण और पूर्व, ये रहा दोस्तों दक्षिण, ये रहा अपना पूर्व, और ये ए यानी पीछे कौन बचा, आग्नेय। तो दक्षिण और आपके पूर्व की मध्य की दिशा क्या हो जाएगी, आग्नेय। मैं मानता हूं सभी दोस्तों की ये बातें तगड़े तरीके से क्लियर है। वायव्य है, नैऋत्य है, और ईशान और आग्नेय है। अब कुछ वाक्यांश के लिए और शब्द है वो अपन पढ़ने वाले हैं, चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल 10 मिनट में तगड़े तरीके से हिंदी के बहुत ही अच्छे से लेके हर एक तथ्य को छूने का प्रयास करेंगे अपन। ये 10 मिनट की क्लास रामबाण है आपके लिए, चलिएगा साथियों। अब अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से शुरुआत की हमने। वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा है कि दो दिशाओं के मध्य स्थित कौन। साथियों जैसे मैं कहूं आपके उत्तर और पूर्व के बीच स्थित कौन है, ईशान कौन। इधर मैं कहूं दक्षिण और पूर्व के बीच का कौन है, आपके आग्नेय कौन। इसी तरीके से लेकर ध्यान रखना, ये जो बीच का कौन होता है, दो दिशाओं के बीच का कौन है, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में विदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको एक साथ ही दिशाओं से संबंधित सारी बातें ध्यान रख लेनी है। और आगे है जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। 9वीं 10वीं में जब अपन पढ़ते थे तो हिंदी की कुछ किताबें आती थी आपके कृतिका और क्षितिज के नाम से। तो जहां पर हमें धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे, क्षितिज कहेंगे। आगे मैं बात करूंगा आपके, तो उत्तर दिशा का स्वामी, दक्षिण का स्वामी, पश्चिम का स्वामी और पूर्व का स्वामी, दिशाओं के स्वामी कौन है ये बताना है आपको। तो दोस्तों ये अपनी दिशाएं थी, ये अपनी दिशाएं थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। साथियों उत्तर का स्वामी कहा जाता है आपके यक्ष को, कुबेर को, और दक्षिण का स्वामी आपके यमराज को कहा जाता है। दक्षिण का किसे कहा जाएगा, यमराज को। और बताओ सूर्य किस दिशा में उदय होता है, तो सूर्य पूर्व दिशा याम उदय थी, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सूर्य को पूर्व दिशा का स्वामी कहते हैं। और पीछे जो पश्चिम दिशा बच गई, पश्चिम का स्वामी आपके वरुण देव को कहते हैं। आओ इधर मित्रों, जहां धरती और आकाश मिलते हैं क्षितिज है, दो दिशाओं के मध्य का कौन विदिश है। और जहां आपके उत्तर दिशा के स्वामी की बात करें तो ऊपर आपकी यक्ष है, कुबेर है। कौन है, यक्ष राज कह सकते हैं या कुबेर कह सकते हैं। उत्तर का स्वामी कुबेर हो जाएगा आपके, और दक्षिण का स्वामी आपके यमराज। कौन हो जाएगा साथियों, यमराज। आगे अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए इधर, पूर्व दिशा का स्वामी। अभी आपको बताया 1 ही मिनट पहले, पूर्व का स्वामी सूर्य, सूर्य देव। सूर्य किस दिशा में उदय होता है मित्रों, तो पूर्व दिशा याम उदय थी, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। और पश्चिम में आपको ध्यान रखना है वरुण है मित्रों। कौन है, वरुण है। आगे बात करेंगे। अब जो ये चार आपको शब्द वाक्यांश है, इनके लिए ये आपके विकल्प है, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक और सार्वदेशिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला, सब देशों से संबंध रखने वाला, प्रत्येक स्थान से संबंध रखने वाला, और आपके प्रत्येक काल से संबंध रखने वाला। साथियों लोगों को बोलते हैं जन। जन, ये राजन देखो, जन का क्या है, निर्जन, जहां पर लोग नहीं रहते हैं, सुनसान स्थान। तो जहां पर जो सब लोगों से संबंधित है उसे अपन कहते हैं सार्वजनिक। क्या कहेंगे, सार्वजनिक। इसी तरह से सब देशों से संबंध रखने वाला, सब राष्ट्रों से संबंध रखने वाला, तो देशिक, सार्वदेशिक। सब देशों से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा आपके, सार्वदेशिक। और इसी तरह से मैं आपसे बात करूं, प्रत्येक स्थान से यानी भूमि के हर कोने से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा साथियों, सार्वभौमिक। भूमि प्लस इक, भूमि में एक प्रत्यय के योग से मित्रों क्या बनता है, भौमिक। तो सब जगह से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। आपने कई बार सुनी होगी ये चीज तो सार्वभौमिक सत्य है, यानी भूमि के हर कोने से ये सत्य साबित होगी। और प्रत्येक काल से, काल का अर्थ है समय, हर समय से संबंध रखने वाली चीज क्या कहलाती है, सार्वकालिक। आशा और अपेक्षा सभी दोस्तों की ये वाली बातें क्लियर होगी। अब मैं कुछ एक शब्द आपको आग से संबंधित 4 शब्द याद करवाने वाला हूं, केवल 4 शब्द। और ये 4 शब्द वो है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हर दूसरे से तीसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं। साथियों आग 3 तो आपके सामने है, पेट की आग है, समुद्र की आग है और आपके जंगल की आग है। बताना है आपको, तो देखिएगा। एक आग समझने से पहले आपको एक युगम शब्द और समझना है। एक होता है साथियों अनल और एक होता है अनिल। ये युगम शब्द का बहुत तगड़ा उदाहरण है। ऑप्शन में आपको दे दूं, एक अर्थ वाह है और एक अर्थ आग है। बताओ, याद ऐसे रखना है साथियों, आग और वाह हमें फिर भी याद रह जाएगा, अनल और अनिल में कंफ्यूज होना है तो नहीं होना है। आज सारा कंफ्यूजन दूर है। अब हिंदी का भय आपसे भागेगा, आपको नहीं भागना है मित्रों। नल, नल का अर्थ है पानी, और जहां पानी नहीं है वहां क्या है, आग।
और नील, एक अर्थ है नहीं, जो सत्य नहीं वो असत्य, जो सभ्य नहीं वो असभ्य है। इसी तरह से नील, आपने बहुत बार सुना है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नील बटा सन्नाटा, जहाँ कुछ भी नहीं है वहां भी हवा है। तो अनिल किसको बोलते हैं? हवा। अब ये वाली बात अपन इधर करते हैं मित्रों, जंगल को बोलते हैं दाव, जंगल की आग को बोलेंगे दावानल, दाव धन अनल क्या हो जाएगा? दावानल। पेट की आग, इसी तरह का एक युगम शब्द और है साथियों, आपने कभी सुना हो तो, एक तो है जरठ, एक है जठर। जठर रस होता है पेट में पाचन के लिए, पाचन का काम करता है, तो जठर को बोलते हैं पेट, और जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा। अब अपन यहां पे बात करें पेट की आग, तो इसको बोलेंगे जठरानल। पेट की आग को क्या बोलेंगे अपन? जठरानल, जठरानल। और साथियों आगे समुद्र की आग, समुद्र को बड़वा बोलते हैं, तो बड़वा अग्नि या बड़वा नल। इसके लिए अनल वाले शब्द की जगह कई बार एग्जामिनर अग्नि शब्द भी देता है, तो आपके जंगल की आग दावाग्नि हो जाएगी, दावानल या दावाग्नि। पेट की आग जठरानल या जठराग्नि, और इसी तरह से आपके समुद्र की आग बड़वानल या बड़वाग्नि। मैं मानता हूं ये सभी दोस्तों की बातें क्लियर है। और अंतिम आपको कुछ एक बातें और देखनी है, पूरे विश्व में फैली आग, पूरे विश्व में फैली आग को कहते हैं मित्रों वैश्वानल। क्या कहते हैं? वैश्वानल या वैश्वाग्नि, वैश्वानल या वैश्वाग्नि। कुछ एक शब्द और है स्त्री से संबंधित है, फटाफट 2 ही मिनट में इनको क्लियर करते हैं साथियों। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, साथियों एक शब्द होता है ऊढ़ा। क्या होता है? ऊढ़ा। ऊढ़ा का अर्थ है विवाहिता, और जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो वो क्या हो जाएगी? नवोढ़ा। नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा गुण संधि का उदाहरण रहेगा आपके नवोढ़ा। नवविवाहिता, जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, नवविवाहिता, नवोढ़ा। और अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती हो, यानी अविवाहित प्रेमिका। साथियों ऊढ़ा का अर्थ है विवाहिता, और अनुपसल जोड़ दो, जो उचित नहीं है वो क्या है? अनुचित, अनधन उचित। जो आवश्यक नहीं है वो क्या है? अनावश्यक। तो जो ऊढ़ा नहीं है वो क्या है? अनूढ़ा। अनधन ऊढ़ा क्या बन जाएगा? अनूढ़ा। तो अविवाहित प्रेमिका को आप बोलेंगे अनूढ़ा, यानी अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती है, अनूढ़ा हो जाएगा। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली। साथियों स्त्री से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न भी एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। अब आगे देखो, जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो पहले वाली कौन होती है? अध्यक्ष यानी अद्युडा। ऐसा करके आपको ध्यान रखना है, जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, या अद्युडा को अपनी यह भी कह सकते हैं पहली पत्नी, अद्युडा। और आगे हमारे पास है केवल अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री। केवल अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री क्या होती है साथियों? शौक्या। और पर पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री क्या हो जाएगी? परक्या। क्या हो जाएगी मित्रों? परक्या। और जिस स्त्री का पति मर गया हो, जिस स्त्री का पति मर चुका हो वो विधवा हो जाएगी, और जिस स्त्री का पति जीवित हो वो आपकी सधवा हो जाएगी। धवा का अर्थ है यहाँ से पति से, जिसके पास पति नहीं है विधवा है, पति रहित है, और जिसके साथ पति है सधवा है। तो साथियों आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से लेके वाक्यांश के लिए एक शब्दों की चर्चा की। तो ये पीडीएफ आपको आपके ऐप में मिल जाएगी, प्रतिज्ञा क्लासेज के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार निरंतर जुड़े रहें। हिंदी माँ हिंदी के आशीर्वाद से इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।